चलिए प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जाना है फ्लूइड मैकेनिक्स का एक हिस्सा, जिसमें हमने क्या स्टडी किया है। जैसे पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक्स, अब हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब द्रव स्थितिकी। द्रव स्थितिकी में हमने कंप्लीट प्रेशर कैसे लिखते हैं और फ्लूइड बायंट फोर्स कैसे लिखते हैं, बायंट फोर्स की प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन देखी हैं। वो सब कुछ कहाँ पे पढ़ा हमने? रुके हुए पानी के ऊपर हमने सारी चीज़ें स्टडी की हैं। लेकिन अगर पानी बहने लगे, तो बहते हुए पानी को बोलते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। यानी कि अगर बहते पानी की स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स, या द्रव स्थितिकी या फिर तरल स्थितिकी भी बोल सकते हैं, है ना। तो सीधी सी भाषा में, लेकिन हम बात कर रहे हैं बहते हुए पानी। तो बहता हुआ पानी कब बोलेंगे? अगर पानी के बहने, जब पानी चल रहा है, चलते समय पानी के कणों के बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में सापेक्ष गति है। अगर सापेक्ष गति है तो हम कहेंगे कि पानी बह रहा है। यानी कि सबसे पहले तो हमें जानना है कि बहता हुआ पानी किसे बोलेंगे? बहता पानी बोलेंगे जब तरल इस प्रकार गति करता है कि उसके कणों के बीच में सापेक्ष गति हो। तरल इस प्रकार गति करता है कि उसके कणों के बीच में सापेक्ष गति हो, यानी कि एक पे बैठकर दूसरे को कण को देखें तो चल रहा है ना, गति हो, तो हम कहते हैं कि तरल प्रवाहित है, फ्लोइंग वाटर है, या फ्लोइंग लिक्विड है, या फ्लोइंग फ्लूइड है ना। तो अब स्टडी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। स्टडी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। जो फ्लो होता हुआ यानी कि प्रवाहित द्रव या प्रवाहित द्रव का अध्ययन ही हाइड्रोडायनेमिक्स है, द्रव स्थितिकी है। प्रवाहित बहते हुए तरल का अध्ययन ही द्रव गतिकी या फिर हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाती है। ठीक है, अब ये किस पर डिपेंड कर गई कि भाई हाँ, एक तो तरल है और प्रवाहित होना चाहिए। तो प्रवाहित की बात हो रही है तो उसका मतलब प्रवाह भी किसी तरह के होते हैं। तो 3-4 तरह के प्रवाह यहाँ पढ़ेंगे, जिन्हें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें स्टेडी फ्लो। और ये समझ लो कि टाइप्स ऑफ फ्लो में जो एक ही आया स्टेडी फ्लो, ये समझ लो कि पूरा का पूरा चैप्टर इस स्टेडी फ्लो पर ही बेस्ड है ना। स्टेडी फ्लो पर ही बेस्ड है। हमारे कोर्स में स्टेडी फ्लो के सवाल ही आएंगे, ऐसा मान लीजिएगा। 99% यही है। तो स्टेडी फ्लो क्या कहते हैं? जब हमारे पास किसी कंटेनर या किसी पाइप में, मान लीजिएगा यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है ना, जब यहाँ पे पानी फ्लो हो रहा है तो पानी फ्लो होने पर किसी भी पॉइंट पर, मान लो कोई भी पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज या प्रेशर का रेट ऑफ चेंज या दाब का रेट ऑफ या फिर डेंसिटी का रेट ऑफ चेंज, ये आपके जीरो होने चाहिए। मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। पीछे से जो पानी आ रहा, मान लो ये मैं यहाँ पे बात करूं 1 और 2, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो अलग अलग है। लेकिन पीछे से जो पानी आएगा ना, जब ये पानी यहाँ पहुंच जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v2 ही रहेगी। समय के साथ ये वेलोसिटी नहीं बदलेगी, समय के साथ दाब नहीं बदलेगा उस पॉइंट पर, समय के साथ उसका घनत्व नहीं बदलेगा। समय के साथ साथ अगर ये तीनों नहीं बदल रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो वाली वैल्यूज आपकी टाइम नहीं बदलेगी एक फिक्स पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन हाँ, अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग पॉइंट पर वो सब अलग अलग हो गए। यहाँ अलग, 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 अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। लेकिन जितना एक बार है, समय के साथ फिर वो कभी बदलने वाला नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि स्टेडी फ्लो के लिए क्या dv/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रवाह की। तो प्रवाह कितने तरह के होते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट है स्टेडी फ्लो या नियत प्रवाह। नियत प्रवाह कौन सा होता है? जब हमारे किसी कंटेनर के अंदर, किसी पाइप के अंदर कोई फ्लूइड या लिक्विड या द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो उसके किसी एक बिंदु पर दाब, वेग और घनत्व समय के साथ साथ नहीं बदलने चाहिए, वो फिक्स रहने चाहिए, वो समय के साथ नहीं बदलने चाहिए। अलग अलग बिंदु पर ये अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, कुछ भी, लेकिन वो समय के साथ नहीं बदलेंगे, बट जितने हैं उतने रहेंगे। यहाँ v1 है तो v1 ही रहेगा, यहाँ v2 है तो v2 रहेगा, v3 है तो v3। प्रेशर यहाँ p1 है तो p1 ही रहेगा, यहाँ p2 है तो p2 रहेगा, लेकिन समय के साथ नहीं बदलने चाहिए। अगर ये समय के साथ बदल रहे होंगे तो उसको बोलेंगे अनस्टेडी स्टेट। अगर ये नहीं बदल रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्टेडी स्टेट। और इसी स्टेडी स्टेट में हमें इसकी पूरे चैप्टर को, बाकी के पार्ट को पढ़ना है। यानी कि आधा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, अब आधा चैप्टर सिर्फ इसका बचा हुआ है, जिसमें हम आपको बता दूं कि इसमें हम बर्नौली थ्योरम वगैरह पढ़ेंगे, जिसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत
सारे आंसर मिलेंगे, तो उसको हम प्रूफ भी करेंगे और बहुत क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करेंगे काफी सारे सवालों की, ठीक है। लेकिन पहले फंडामेंटल चीजों को क्लियर करते हैं ताकि जो है उसका बेस बना ले थ्योरी समझ के, और थ्योरी समझने के बाद उसके कंसेप्ट को हम अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चनों को कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या कि स्टेडी फ्लो होगा, सवाल में दिया हो चाहे ना दिया हो, तब ये मान के चलेंगे स्टेडी फ्लो है। तो वेलोसिटी का चेंज समय के साथ नहीं होना चाहिए, और प्रेशर का भी समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, और घनत्व डेंसिटी का भी समय के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये स्टेडी फ्लो है। अगर ये कांस्टेंट, अगर ये जीरो नहीं है, कुछ आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये अनस्टेडी स्टेट है ना। इफ नॉट तो अनस्टेडी स्टेट। अनस्टेडी मतलब अनियत प्रवाह होगा, और अनियत प्रवाह की हमें कोई स्टडी नहीं करनी। जैसा आप हीट में पढ़ते हो स्टेडी स्टेट, है ना, समय के साथ साथ किसी एक पॉइंट पे टेम्परेचर फिक्स होता है, फिर वो समय के साथ टेम्परेचर नहीं बदलता। तो वैसे ही यहाँ पर है स्टेडी स्टेट, जैसे हीट में आती थी वैसे स्टेडी स्टेट यहाँ पर आ गई। तो उस स्टेडी स्टेट को हमें समय के साथ ये पॉइंट दिमाग में रखने हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि हमारे लिए वेलोसिटी समय के साथ नहीं बदलेगी, दाब समय के साथ नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, क्लियर। चलिए, हाइड्रोस्टैटिक्स में टाइप्स ऑफ फ्लो में हमने स्टेडी फ्लो को पढ़ लिया था। मैं आपको बता दूं कि कितने तरह के फ्लो होते हैं। एक तो स्टेडी फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, धारा रेखीय प्रवाह। स्टेडी फ्लो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। विक्षुब्ध प्रवाह होता है जिसे टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल, संपीडीय व असंपीडीय फ्लो होता है। रोटेशनल एंड इरोटेशनल, घूर्णित व अघूर्णित फ्लो या प्रवाह होता है। फिर विस्कस एंड नॉन विस्कस द्रव होते हैं जिनके बहने में उनमें फ्रिक्शन काम करता है नहीं करता, उस बेसिस पर उस फ्लो को हम स्टडी करते हैं। तो वास्तव में किसी भी फ्लो के बेसिस पर ही हम ये सारे जो फ्लो हैं, इन्हीं के बेसिस पर हम किसी द्रव को बता सकते हैं कि अगर ये सारी कंडीशन के बेसिस पर कि कैसा द्रव आइडियल होगा और कब वो द्रव रियल होगा, ठीक है। तो वो भी हम इस पे यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेंगे कि अगर ये प्रॉपर्टी होंगी तो इसको हम आइडियल द्रव कहेंगे, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होंगी तो इसको नॉन आइडियल द्रव, आदर्श और अनादर्श। तो खैर, अभी हमने स्टेडी फ्लो की बात कर ली। स्टेडी फ्लो क्या था भाई, जिसमें हमने क्या करा था, जिसमें हमने dv/dt भी जीरो हो, किसी पॉइंट पर बहते हुए लिक्विड के किसी बिंदु पर dv/dt जीरो, dp/dt जीरो, d/dt जीरो होना चाहिए। यानी कि समय के साथ साथ उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अलग अलग पॉइंट पर वो अलग अलग हो सकते हैं, लोकेशन वाइज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस पॉइंट पर जितना है, 1 घंटे बाद भी उसका आंसर उतना ही रहेगा। वेलोसिटी का भी, दाब का भी और डेंसिटी का भी, वो नहीं बदलेगी। दैट इज स्टेडी फ्लो, वो हम जान चुके थे पहले ही। अब थोड़ा सा इनके बारे में और जानते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो, धारा रेखीय फ्लो। सबसे पहले मेन बात तो यह है कि ये कब होगा, कब होगा ये, जब स्टेडी फ्लो हो। स्टेडी, नियत, जब नियत प्रवाह हो रहा हो तभी ये धारा रेखीय प्रवाह होगा। एक्चुअल में धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है कि जब किसी पाइप में कोई पानी, कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो इसके लिक्विड के फ्लो होने में हमने क्या कर दिया, धारा की फॉर्म में उस पानी को या लिक्विड को डिवाइड कर दिया। तो मान लीजिएगा ये कोई 1 2 3 3 धाराएं दे दी, ऐसा अनंत धाराएं हैं इसके अंदर। कितनी धाराएं होंगी, अनंत। तो उन सबसे मिलकर के पूरा लिक्विड मान लिया हमने, अपनी तरफ से इमेजिनरी लाइन दे दी कि भाई ये इस लाइन में चल रही होंगी। अगर स्टेडी फ्लो है तो एक फिक्स पाथ फॉलो होगा, फिक्स लाइनें होंगी जिससे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिएगा ये इस लाइन पे ये इस तरह का फ्लो है, तो ये इसी तरीके के फ्लो होंगे सारे, ठीक, इस तरह के फ्लो होंगे। तो इसको बोले स्ट्रीमलाइन फ्लो। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है पाइप के अंदर, ये भी स्ट्रीमलाइन फ्लो है ना। स्टेडी स्टेट में बहते हुए पानी में हमने कुछ लाइनें मान ली, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा हो, सुना हो कभी, या लाइट का फ्लक्स होता है। किसी पाइप में से लाइट डालो तो लाइट की बहुत सारी किरणें जा रही है, हालांकि लाइट की किरणें देख तो नहीं सकते, तो हमने मान लिया कि किरणें हैं, इमेजिनरी काल्पनिक किरणें मान ली। तो वैसे अनंत किरणों की तरह ही अनंत लाइनें हैं, अनंत प्रवाह है, अनंत धारा रेखीय प्रवाह है, जिसका एक फिक्स पाथ होगा, फिक्स शेप होगी। तो जो एक बार जिससे फ्लो हो रहा होगा वो उसी तरह से बहता रहेगा। और खास बात यह है कि किसी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दे, अगर किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच दे, मान लो स्पर्श रेखा खींची यहाँ, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को, वेग की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो यहाँ पर खींच दी एक डायरेक्शन, ऐसे वेग की डायरेक्शन, यहाँ पे खींच दी तो वेग की डायरेक्शन यहाँ। तो इस तरीके से वेग की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा धारा रेखीय प्रवाह में किसी बिंदु के ऊपर खींची गई एक
स्पर्श रेखा या टेंजेंट, है ना। और ये रेखे प्रवाह आप देख तो सकते हैं, तो हम इमेजिनरी हम बनाते हैं कि भैया अगर ऐसे बनाया, ऐसे बनाने का मतलब है इसके हर बिंदु पर डायरेक्शन बदल रही, इसके हर बिंदु पे डायरेक्शन भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा। अगर इसकी बात करें तो इसके हर बिंदु पर मैग्नीट्यूड तो बदलेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो सकता है वेलोसिटी का, है ना, मैग्नीट्यूड तो बदलेगा, लेकिन डायरेक्शन सबकी एक ही है। तो इसकी टेंजेंट तो ये खुद ही हो जाएगी, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनानी तो ये खुद ही टेंजेंट बन जाएगी एक, है ना। तो ये लाइनें ये प्रेजेंट करेंगे कि भाई धारा रेखे प्रवाह में वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रही है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, और वन या फिर वो नियत डायरेक्शन है। तो ये हमारी इमेजिनरी लाइनें हैं जो धारा रेखे प्रवाह को निरूपित करती है। और सबसे खास बात यह है कि धारा रेखे प्रवाह कभी भी कट नहीं करेंगी। मान लीजिएगा एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ऐसे कट नहीं करेंगी। क्यों? अगर ये कट कर गई, अगर ये कट कर गई तो इस पर एक टेंजेंट ये बन जाएगी, एक टेंजेंट ये बन जाएगी। तो एक ही बिंदु पर दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं गई, और एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं का मतलब एक ही बिंदु पर वेग के दो दिशाएं, वेग की दो दिशाएं, और जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब धारा रेखे प्रवाह के केस में कोई भी दो धारा रेखे प्रवाहें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, आपस में कट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कट कर गई तो उस बिंदु पर दो डायरेक्शन आ जाएंगी, और दो डायरेक्शन कभी संभव नहीं है, क्योंकि दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है उस बिंदु पर, जो कि दो दिशाएं देगा, दो दिशाएं कभी भी संभव नहीं होंगी। तो फिर हम उसको यह धारा रेखे प्रवाह नहीं कहते, है ना। फिर अगर ये आपस में कट कर गई या फिर जो है अलग अलग डायरेक्शन अलग इसमें आपस में कट कर गई, तो हम उसको फिर अनस्टेडी स्टेट या अधारा रेखे प्रवाह कह सकते हैं, है ना। तो ये सारी कहानी आपको इसके लिए याद रखनी। और मैं आपको बता दूं कि ये पूरा चैप्टर आपका इसी दोनों के बेसिस पर चलेगा, इन्हीं के बेसिस पर चलेगा, है ना। इंपॉर्टेंट है, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, धारा रेखे प्रवाह ही है पूरी की पूरी टॉपिक में। हाइड्रोस्टैटिक्स जब तक चलता रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स का, तब तक हमारा यही चलेगा, तब तक हमारे लिए दोनों फ्लो इंटरनली वो अगर नहीं बोलेगा तो यही रहेंगे। क्लियर? तो इसमें मैंने एक वर्ड और लिखा, लैमिनर या फिर धारा पटलीय, धारा पटलीय प्रवाह। अगर धारा रेखे प्रवाह है, धारा रेखे प्रवाह है, तो अगर एक प्लेन है, धारा रेखे प्लेन है, तो धारा रेखे प्लेन बन रही है, क्योंकि मान लीजिए एक धारा, एक धारा, एक धारा, एक प्लेन में ले ली सारी धारा, फिर दूसरा प्लेन, इनके परतें बह रही हैं, तो वो भी स्टेडी स्टेट में। तो स्टेडी स्टेडी फ्लो में क्या है, अगर कुछ लेयर्स हैं, लेयर समझते हो, परतें हैं जो धारा रेखे परतें, बहुत सारी परतों की फॉर्म में पानी बह रहा है, लिक्विड बह रहा है, तो उसको बोलते हैं लैमिनर फ्लो। तो सिंपल एक लाइन को पूरी एक प्लेन में मान लो, और वो बिल्कुल एक ही फिक्स पैटर्न में फ्लो हो रही, जिस तरीके से रेखाएं थी, वो रेखाओं की जगह पूरा एक फ्लो, क्योंकि भाई एक लाइन तो फ्लो नहीं होगी, पाइप में वो कहीं भी पानी फ्लो होगा तो पूरा का पूरा सरफेस होगा ना एक प्लेन, तो एक प्लेन होगा, तो लैमिनर पटल। तो धारा रेखीय पटल, धारा रेखीय प्रवाह को हम धारा पटलीय प्रवाह या धारा रेखीय प्रवाह ही कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भाई स्ट्रीमलाइन फ्लो कह दो, लैमिनर फ्लो कह दो, स्टेडी फ्लो कह दो, तो हमारे सारे के सारे जो है टॉपिक, जो सारा टॉपिक होगा इन्हीं कंडीशन में पढ़ा जाएगा। क्लियर? नहीं भी बोलेगा तो भी अंडरस्टूड रहेंगे। ओके, अब आइडियल फ्लूइड की खास बात ये होती है कि दोनों होते हैं, आदर्श प्रवाह के अंदर स्टेडी फ्लो ही होता है। तो आदर्श प्रवाह अगर बोलते जाए तो आदर्श प्रवाह में स्टेडी प्रवाह ही होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो ही होता है, पहली बात। अब बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जैसे मान लीजिएगा आपने किसी टैब में पानी लिया, टैब में पानी लिया, आपने देखा होगा कि टैब में पानी आ रहा, ये आ रहा, ठीक है। आपने थोड़ी सी टैब खोली, थोड़ी सी खोल दी, तो पानी बिल्कुल एक धारा रेखीय प्रवाह में आ रहा, तो एक निश्चित धाराएं होंगी इसके अंदर, उन धाराओं की फॉर्म में आ रहा, तो ये धारा रेखीय प्रवाह है। लेकिन आपने इसको पानी को ज्यादा खोल दिया, ज्यादा स्पीड बना दी, बहुत स्पीड से आ रहा, तो बहुत स्पीड से आने पर क्या होगा, तो ऐसे बिखर जाएगा पानी, ऐसे बिखर जाएगा, जिग-जैग पात हो जाएंगे, कुछ भी रास्ते में निकल जाएगा, इधर उधर भागेगा। तो एक पर्टिकुलर वेग के बाद जब ये बिखरने लगे, उसको बोलते हैं क्रांतिक वेग या फिर क्रिटिकल वेग। तो एक पर्टिकुलर वेग के बाद, इसमें क्या बोलेंगे, एक क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेग, वेलोसिटी के बाद धारा रेखीय प्रवाह ही बिखरने लगता है, तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट या विक्षुब्ध प्रवाह। सिंपल से कॉमन से एग्जांपल मैंने आपको दिया, टाइम को खोलो पूरा बिखर जाएगा एकदम से, तो उसको बोलते हैं, अब शुरू में धीरे धीरे खोलते, धीरे पानी खोलोगे तो आपका पानी बिखरेगा नहीं, एक पर्टिकुलर धारा रेखीय प्रवाह में आएगा, वो धारा रेखीय प्रवाह है। लेकिन अगर बिखर गया
तो टर्बुलेंट प्रवाह है, यानी कि वो विक्षुब्ध प्रवाह है। लेकिन एक पर्टिकुलर वेग के बाद आप धीरे धीरे खोल रहे, जैसे वेग आपने ज्यादा कर दिया तो बिखरने लगा, तो एक उसको बोलते हैं हम क्रांतिक वेग, जिस वेग के बाद वो बिखरने लगे, टर्बुलेंट वेग, टर्बुलेंट प्रवाह बोलेंगे उसको। क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद धारा रेखीय प्रवाह ही टर्बुलेंट प्रवाह में या विक्षुब्ध प्रवाह में परिवर्तित हो जाता है। तो टर्बुलेंट प्रवाह मतलब एक पर्टिकुलर वेग के बाद धारा रेखीय प्रवाह का जो है विक्षुब्ध प्रवाह में बदल जाना। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल। अच्छा, अगर टर्बुलेंट प्रवाह होगा तो वो आइडल फ्लूइड की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल, संपीडीय। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। वह असंपीड्य प्रवाह, संपीड्य व असंपीड्य, इसकी बात करते हैं 4 नंबर की। हम जनरली किसी भी लिक्विड की बात करें, अगर जैसे 4 नंबर की बात कर रहे हैं, मान ली कोई लिक्विड है, जब हम कोई दबाएंगे तो दबाने के बाद इसकी डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। किसी भी पॉइंट पर डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो बोलेंगे इनकंप्रेसिबल, असंपीड्य। अगर डेंसिटी में, घनत्व में, अगर द्रव है तो द्रव के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम बोलते हैं कि ये असंपीड्य द्रव है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये असंपीड्य द्रव। और आइडियल द्रव की खास बात है, ये एक आदर्श द्रव की खास बात है कि द्रव हम कैसा मान के चलेंगे, आदर्श, क्योंकि हमारे कोर्स में आदर्श द्रव ही है, ऐसा मान लो, आदर्श द्रव की बात करेंगे, है ना। और संपीड्य वो हो जाएगा जो फ्लूइड की घनत्व दबाने पर बदल जाएगा, है ना। तो सामान्यतः लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड्स जो द्रव होते हैं, उन्हें दबाने पर उनके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं मानते हम, आदर्श के लिए ना। लेकिन जो गैस होती है वो भी तो फ्लूइड ही है, गैस भी तो फ्लूइड है, तो गैस को दबाने पर उनका घनत्व बदल सकता है। आप जानते हैं कि गैसों में घनत्व बदल सकता है, तो गैसों में घनत्व बदलता है दबाने पर, यानी कि गैस के जो फ्लूइड है वो कैसे कंप्रेसिबल है, यानी कि वो संपीड्य है। और जो द्रव होते हैं, पानी वगैरह कोई भी लिक्विड, वो कैसे है, इनकंप्रेसिबल है, असंपीड्य है। ठीक, तो हमारे लिए कौन सा द्रव काम करेगा, असंपीड्य, इनकंप्रेसिबल, यानी कि जिसके घनत्व में कोई चेंज ना आए, जिसका घनत्व क्या हो, कांस्टेंट हो एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर घनत्व कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारे लिए ये असंपीड्य काम करेगा, और असंपीड्य द्रव ही हमारे कैसे हैं, आइडियल द्रव है। ठीक, अब बात करते हैं रोटेशनल एंड इरोटेशनल। जब हमारे पास कोई पानी फ्लो होता है, जब हमारे पास कोई पानी फ्लो हो रहा है, तो उसके पानी के जो पार्टिकल है ना, ये पानी के जो पार्टिकल हैं, ये घूमते हुए जा सकते हैं, रोटेट होते हुए आगे बढ़ सकते हैं। मान लो पानी का कण है, तो ये आगे तो बढ़ ही रहा, साथ साथ घूम भी रहा। तो हमारे लिए आइडियल द्रव की खास बात है कि घूमना नहीं चाहिए, है ना, घूमते हुए नहीं जाना चाहिए। आइडियल द्रव कौन सा है हमारा, जो कि इरोटेशनल इफेक्ट हो, यानी कि इरोटेशनल मतलब घूर्णन नहीं होना चाहिए। तो इरोटेशनल घूमेगा कब नहीं, जब इसमें एंगुलर मोमेंटम, किसी भी पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम 0 होना चाहिए। अगर एंगुलर मोमेंटम 0 है तो बोलेंगे अघूर्णित। अगर वो घूमता हुआ जा रहा तो, जो कि रियलिटी में घूमते हुए जाते हैं, क्योंकि जो अणु है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो घूमते जाते हैं। लेकिन हम आइडियल द्रव की बात करें तो आइडियल द्रव में घूमते हुए नहीं जाने चाहिए, है ना। और अगर वो बिना घूमते हुए जा रहे हैं तो वो आइडियल द्रव है और अघूर्णित फ्लो, अघूर्णित प्रवाह कहलाता है। और वास्तव में अगर वो घूमता जा रहा है तो मतलब रोटेशनल, यानी कि रोटेशनल घूर्णित प्रवाह है। तो हमारे कौन सा काम का है, इरोटेशनल, जो कि आदर्श द्रव की बात करेगा। नहीं भी दिया होगा तो आदर्श द्रव बोल दे, तो मतलब ये सारी बातें बोल दी। अगर कहीं पे बोल दे कि आदर्श द्रव है तो मतलब जो मैंने बोला यहाँ पे सारे पॉइंट्स ही कवर कर लिए उसने आदर्श द्रव में। और आदर्श द्रव इसमें अघूर्णित की खास बात क्या है कि एंगुलर मोमेंटम है ना, कोणीय संवेग, क्या है ये, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम 0 होना चाहिए किसी भी पॉइंट का, है ना, उसके एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो ये हमारा इनकंप्रेसिबल लिक्विड हो जाएगा। अब विस्कस एंड नॉन विस्कस, श्यान एंड अश्यान। जिस तरीके से जब कोई सॉलिड रखा हुआ है किसी सरफेस पर, आपने पढ़ा है
है ना भाई। मान लीजिएगा आपने पढ़ा है कि कोई ब्लॉक रखा, जब ये चलता है तो क्या यहाँ फ्रिक्शन आता है कि नहीं आता है? आता है, चलता है तो इन दोनों के सतहों के बीच में फ्रिक्शन आता है, हम जानते हैं सॉलिड में। तो ठीक वैसे ही जब पानी बहता है ना, जब पानी बहता है तो बहुत सारी लेयर्स मान सकते हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं पानी की। जैसे मैंने बोला लैमिनर फ्लो, लैमिनर परतें हैं बहुत सारी पानी की, लिक्विड की। तो लिक्विड की परतें भी एक दूसरे पर घर्षण बल लगाती है, फ्रिक्शन लगाती है, जिससे और उसी फ्रिक्शन के कारण उनके अंदर जो है तेजी से फ्लो होना या धीरे धीरे फ्लो होने की गुण आते हैं। जैसे आप ये समझ लो कि शहद है, शहद अगर आप रखते हो धीरे धीरे फ्लो होती है, उसकी परतें एक दूसरे पर, पानी की परतें तेजी से फ्लो हो जाती है। हालांकि और भी चीजें आएंगी जब आप आगे सुनेंगे, लेकिन फिलहाल तो समझ लो कि लिक्विड के बहते समय उसकी परतों के बीच में एक घर्षण बल काम करता है, तो उसको बोलते हैं श्यान घर्षण बल या विस्कस फ्रिक्शन, है ना, या विस्कस फ्रिक्शन, विस्कस श्यान या विस्कस फ्रिक्शन बोलते हैं जब पानी बहता है। लेकिन आइडल केस में जैसा हम मानते हैं कि भाई फ्रिक्शन लेस सतह है ना, चिकनी सतह है, जो कि चिकनी तो होती नहीं कभी भी जिंदगी में, हमेशा फ्रिक्शन तो होता ही है चाहे कम हो। तो ऐसे ही फ्रिक्शन के बिना तो कोई जो है लिक्विड है ही नहीं, ऐसा मान लो। लेकिन आइडल के केस में हम क्या मान के चलेंगे? नॉन विस्कस, अश्यान, यानी कि कोई भी घर्षण बल नहीं होता उनकी सतहों के बहने के बीच में। यानी कि जब पानी बह रहा है तो वो उनकी किसी भी पॉइंट पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो नहीं फ्रिक्शन नहीं है तो हम बोलेंगे अश्यान फ्लूइड है, वो अश्यान द्रव है। और अगर फ्रिक्शन है तो वो श्यान द्रव है। श्यान मतलब अपना विस्कस। और हमारे लिए आइडल कौन सा होगा? आइडल ये होगा एस, नॉन विस्कस, है ना। तो आइडल ये हुआ, इसमें आइडल ये हुआ, इसमें आइडल ये हुआ, है ना। और ये सब भी आइडल की खास बात है। तो आइडल द्रव की बात साथ साथ ही हमने ये भी पढ़ लिया कि कौन कौन से द्रव के प्रवाह इसमें होते हैं। तो जब ये प्रवाहित होता है इसमें विस्कस और नॉन विस्कस, तो जब विस्कस के साथ में लेकर के चल रहे तो विस्कस फ्लो बोलेंगे और अदरवाइज नॉन विस्कस फ्लो बोल देंगे, है ना। तो नॉन विस्कस फ्लो ही हमारे कोर्स में ऐसा मान लो, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? शून्य है ना। आगे हम विस्कोसिटी पे बात करेंगे लास्ट में जाकर के कि क्या होती है विस्कोसिटी, क्या होता है विस्कस। लेकिन फिलहाल आप ये मान लें कि आइडल फ्लूइड वो हो गया जिसमें घर्षण उसकी सतहों के बीच में नहीं होता है। किसका घर्षण? द्रव की परतों का घर्षण। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट को मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। इनके डेफिनेशन आप अच्छे समझें, इनके जो मेन पॉइंट है वो मैंने डिस्कस किए हैं, आप उनको अच्छे से अपनी भाषा में लिखें, समझें, और मेन पॉइंट आपकी डेफिनेशंस में आने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है? सततता की समीकरण, ये क्या होती है ये समझें, है ना। किसके लिए है ये सब? बहते हुए पानी की बात कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, द्रव गति की बात कर रहे हैं। अब सब कुछ द्रव गतिकी के हिसाब से चलेगा, हाइड्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग चलेगा। तो उसमें एक समीकरण का बड़ा रोल है। आइडल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, जो हमने पहले हमने पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से प्रवाह होते हैं या कौन से आदर्श द्रव हैं, सब वो सारी बातें हमारी अब अंडरस्टूड रहेंगी। अब देखो, मान लीजिएगा हमने यहां पे कोई भी फ्लूइड लिया, मान लीजिएगा ये है, ठीक, यहां से कोई फ्लूइड बह रहा है, यहां पर एरिया है A1, ये कोई हमने एरिया A1 है इसका, इसकी थिकनेस ले ली dx, और यहां पर ये किसी टाइम t पर है, तो यहां से टाइम कितना होगा? t प्लस dt में इतना लिक्विड बहा, है ना, dt टाइम में कह सकते हो। या फिर और यही लिक्विड वॉल्यूम कभी ना कभी यहां पहुंचा, या जैसे ही आगे खिसका तो यहां से उतना ही वॉल्यूम dt टाइम में ये खिसक गया, तो ये एरिया हो गया A2। यहां पे इसकी वेलोसिटी है v1, क्योंकि हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है। तो ये A2, ये v1, ये A2, तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितने ले लो? v2, तो ये वही अपना dx है ना। और वही यहां पे ये टाइम t पर था अगर, तो ये टाइम t प्लस dt पर, है ना। तो ये जो द्रव्यमान है इसको मास को मैंने ले लिया dm। इस तो द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा ये वाला, जितना द्रव्यमान यहां से खिसका उतना ही द्रव्यमान यहां खिसक गया। इन dt टाइम में जितना द्रव्यमान यहां से खिसक गया उतना ही द्रव्यमान यहां से खिसक गया। तो द्रव्यमान तो समान रहेगा उतने समय में, तो द्रव्यमान समान रहा। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे भाई? देखो, तो द्रव्यमान समान रखते हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। कि मान लो मैंने बोला कि 1 सेकंड में प्रवाहित द्रव्यमान
कहाँ पर, 1 पर भी और 2 पर भी। मान लो ये m1 बराबर m2 इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ठीक, दोनों बराबर होंगे भाई, द्रव्यमान तो उतना ही है जितना यहां से द्रव्यमान घा 1 सेकंड में, उतने 1 सेकंड में यहां से निकला आगे। तो कहीं पे भी ले लिया है, कहीं पे भी ले सकते हैं ये वाला। तो कंटिन्यूटी ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है कि द्रव्यमान 1 सेकंड में हर जगह समान होना चाहिए, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला द्रव्यमान समान होना चाहिए, ये इसका मतलब है। यानी कि आप इसको थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करें तो भाई द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी, वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम हो जाएगा बेटे ये वाला, इतना वॉल्यूम, इतना द्रव्यमान। तो एरिया, ये वाला एरिया आ गया इतना, ये एरिया आ गया, इनटू ये लंबाई dx1, और dx1 बराबर क्या होगा, v1 dt, v1 dt या v1 इंटू, ये v1 dt भी कह सकते हैं dx1 को। या 1 सेकंड की बात करें तो dt की वैल्यू कितना समय लग गया, 1 सेकंड। तो रो इंटू a1 v1 इंटू 1 सेकंड। भाई ये एरिया, ये dx बराबर रो इंटू a2 v2 इंटू 1 सेकेंड, है ना। ये क्षेत्रफल हो गया और इतनी इसकी लंबाई होगी 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड मल्टीप्लाई कर दिया, ये dt भी हो सकता है, यहाँ dt भी लिख सकते हैं। अगर dt लिखूंगा तो dt लिख सकते हो, या dt का टाइम 1 सेकंड ले लिया तो 1 सेकंड का इंटरवल में ले लिया। तो हमारे पास रो से रो कट गया। तो ये जो इक्वेशन आई a1 v1 बराबर a2 v2, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सततता के समीकरण बोलते हैं। और अगर बहुत ध्यान से देखो तो a प्रोपोर्शनल टू 1/v आ जाएगा, क्योंकि यहाँ a1 v1 a2 v2, अगर v1 को नीचे ले आए, v1 को नीचे ले आए तो a1 v2/v1। तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, वेलोसिटी के, यानी कि वेलोसिटी ज्यादा, अगर एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, और अगर एरिया कम तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। होता भी है भाई, किसी पाइप में आप पानी फ्लो कर रहे हो, कॉमन सेंस से सोचो, पानी फ्लो कर रहे है किसी पाइप में, आप उसे आगे से दबा दो, एरिया कम कर दो तो स्पीड बढ़ जाएगी उसकी पानी की, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। वहाँ पर पाइप में ले ना, आप पानी ले लेते हो, पानी दे रहे हो पौधों में, तो आपने आगे से जरा सा दबा दिया, थोड़ा सा छेद छोड़ा उसमें पाइप में आगे, तो बहुत तेज से जाता है आगे, तो स्पीड बढ़ गई उस पानी की, है ना। एरिया कम करने के कारण स्पीड बढ़ गई। ये कॉमन और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। मैंने आपको बताया कि इसको आप dt भी मान सकते हैं भाई, आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि dm1 बराबर dm2, दोनों तरफ का इन dt टाइम, इन dt टाइम, दोनों जगह पर जो द्रव्यमान है dt टाइम में जो फ्लो हुआ, जितना इधर से आया उतना आगे से खिसक गया। तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, एरिया a1, और कितना डिस्प्लेसमेंट, भाई ये यही तो लेंथ होगी। अगर इसको सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर मान लूं, एरिया इंटू ये लेंथ dx1, dx1 बराबर क्या होगा, दूरी बराबर चालू गुना समय, है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो v1 dt और रो a2 v2 dt, चाहे कैसे भी समझ लो, उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये वही आ गया a1 v1 बराबर a2 v2। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि भाई जब आप एरिया बढ़ा दोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, और एरिया कम करेंगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और इसका मतलब क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, a1 v1 का dt टाइम में भी कह सकते हो, टाइम से तो कटेगा एक तरह से, dt टाइम में, या फिर कितना, 1 सेकंड में कितना वॉल्यूम है। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ये क्या आया, मीटर स्क्वायर, और ये क्या आया, मीटर पर सेकंड। तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं वॉल्यूम पर सेकंड, कि कितना वॉल्यूम, यानी कि dv/dt भी कह सकते हैं इसको, दिस इज वॉल्यूम, है ना। रेट ऑफ फ्लो, अगर मैं बात करूं इसको कि मैं बोलूं कि रेट ऑफ फ्लो बताओ, रेट ऑफ फ्लो, प्रवाह की दर। अगर मैं प्रवाह की दर पूछूं कि प्रवाह की दर क्या है, यानी कि 1 सेकंड में कितना आयतन बह रहा है, तो हम बोलेंगे dv/dt, जिस v क्या है, आयतन। तो हम क्या बोलेंगे इसको, a1 v1 या फिर a2 v2। तो प्रवाह की जो दर होती है वो नियत रहती है, प्रवाह की दर नियत रहती है। dv पर सेकंड में कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम की जगह हम उसको द्रव्यमान कहा था, क्योंकि दोनों तरफ का घनत्व समान है, घनत्व समान है, इसलिए वो आयतन में आ गया। अगर घनत्व अलग अलग हो जाए फिर द्रव्यमान ही कहा जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान से लिया ना हमने, तो 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला द्रव्यमान, चूंकि घनत्व कट गया तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला वॉल्यूम।
तो यानी कि रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हैं, dv बाई dt, a1 v1 a2 v2। v1 v2 क्या है, ये वेग है, ध्यान दें ये वेग है, ये आयतन है, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। सिंपल सा एक एग्जांपल समझ सकते हैं इसके ऊपर। भाई मान लो आपको एग्जांपल दे दिया ऐसे, है ना, मान लो ये दे दिया, मान लो ये दे दिया, यहाँ पर एरिया दे दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी दे दी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये एरिया दे दिया, ये दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कितनी वेलोसिटी है यहाँ पर ये बतानी है ना। तो क्या लगाएंगे क्वेश्चन में, v1 पूछा, तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सिंपल, a1 v1 बराबर a2 v2। लो जी, तो क्या करेंगे भाई, a1 कितना 6, v1 निकालना, v2 a2 कितना 2, ये कितना 4, तो यहाँ पर कितना आ गया v1, 4 दूनी 8 बाई 6, तो कितना आ गया 4/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लो हो गया, कोई भी एग्जाम्पल बना लो। आपसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मान लीजिएगा ये पाइप है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई यहां पर a1, यहां पर a2, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, तो बताओ कौन ज्यादा। तो आपसे बोलूं कि v1 ग्रेटर देन v2, v1 लेस देन v2, v1 इक्वल टू v2, तो बोलो कौन सा ऑप्शन बैठेगा। लो a b c। तो चूंकि यहाँ एरिया ज्यादा तो यहाँ की वेलोसिटी कम होगी, तो v1 लेस देन v2, यानी कि ऑप्शन आ गया b। तो इस तरीके से छोटे छोटे सवाल आपको जरूरत पड़ेगी कि कहीं पर आपको वेलोसिटी के बारे में कमेंट करना है कि वेलोसिटी कम है ज़्यादा है। इस तरीके से आप उस पर बहते हुए पानी की बात हो रही, ध्यान रखना किसकी बात हो रही, बहते हुए पानी की बात हो रही, हाइड्रोडायनेमिक्स की बात हो रही है, अब हाइड्रोस्टैटिक्स निपट चुका है ना। तो हमारे पास ये वेलोसिटी आ चुकी है जिसमें हम बता सकते हैं कौन ज़्यादा है कौन कम है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे पढ़ने वाली बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन आएगी। जब हम बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे उसके ऊपर सारा का सारा फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की भी जरूरत पड़ेगी, और उसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, उन सब की खूब डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। ओके, चलिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक पाइप ये दिया हुआ है, इस पाइप से पानी फ्लो हो रहा है और वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया कुछ पार्ट और कुछ पार्ट इधर चला गया। इनके अलग अलग रेडियस है, मतलब अलग अलग इनके क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अलग अलग है। इसकी रेडियस 10 है, यहाँ पे 5 हो गई, यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है। यानी कि आप इसको चाहो तो थोड़ा सा पतला बना सकते हो ऐसे, और इसको और पतला बना सकते हो ऐसे, यहाँ पर, और ये वेलोसिटी दे रखी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी रेडियस कम है ना। ये 3 है और ये 5 है, ये 10 है। तो आपसे बोला है कि एक तो ये वेलोसिटी कितनी है और ये इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। आपको ये भी दिया हुआ कि रेट ऑफ फ्लो यानी कि dv बाई dt, यानी कि a1 v1, ये वेग है, ध्यान रखें, ये क्या है, आयतन है। तो आयतन पर सेकंड इतना दे रखा, यानी कि a1 v1 दे दिया यहाँ का। तो मेरे से क्या पूछा है आपसे, एक तो v1 पूछा और एक v3 पूछा। तो सबसे पहले तो v1 निकालो। v1 कैसे निकालेंगे भाई, ये निकालेंगे dv बाई dt, a1 v1 बराबर 600 पाई। तो a1 आपको क्या लिखना, पाई आर स्क्वायर, पाई 10 का स्क्वायर, चूंकि सब सेंटीमीटर क्यूब में, ये भी सेंटीमीटर में, सब कुछ सीजीएस में है, तो सीजीएस में रखे, कोई यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। ये v1 निकालना है, ये v1 वेलोसिटी या वेग निकालना है, और बेटे 600 पाई है। लो जी, पाई से पाई उड़ गया, और यहाँ से v1 कितना आ गया, 600 डिवाइड बाय 100, ये कट गया। तो ये v1 आ गया भाई 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये v1 आ गया। अब मुझे निकालना v3। तो मुझे पता है कि इधर से आने वाला प्रवाह
उधर से आने वाले टोटल प्रवाह के तो बराबर होगा। एक सेकंड में जितना वॉल्यूम यहाँ एंटर किया वो एक सेकंड में निकलेगा तो उतना ही। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि A1V1 बराबर क्या A2V2 प्लस A3V3। यही तो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कैसे लिखेंगे ना, एक सेकंड में एंटर dV/dt, एक सेकंड में प्रवाहित आयतन या उतना द्रव्यमान तो एक सेकंड के बाद उतना ही निकलेगा ना, ये तो उसका मतलब था। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि खाली ये नहीं है 1v1 A2V2, ये भी आ सकता है। यस आ गया। तो यानी कि ये तो कितना दे रखा, ये तो 600 दे रखा, तो ये तो रहेगा तो रही पर सेकंड निकलने वाला वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, है ना, जितना एंटर करेगा निकलेगा तो उतना ही बाहर, दोनों तरफ से मिला के टोटल। तो A2V2, A2 कितना पाई इंटू 3 का स्क्वायर और V2 आपको दिया हुआ 5। A3V3, A3 कितना पाई इंटू 5 का स्क्वायर इंटू V3। तो इस पूरी इक्वेशन में V3 अननोन है बस। यस, इसका मतलब पाई से पाई की छुट्टी कर दो। ये लो जी 600 बराबर 945 प्लस 25 V3, तो 25 V3 बराबर 600 माइनस 45 कितना बच गया 555। क्या ये बचेगा? यस। तो V3 बराबर 555 नीला सुपर डिटर्जेंट टिकिया। ये लो जी 25 555 से काट दो, कितना आएगा भाई? 25 से कटेगा क्या? 25 से काट लो, 25 दूनी 50 बचे 5, फिर 25 दूनी 50, फिर बचे 5, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाई तो 25 दूनी 50, इतने सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां से निकल जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर बेस्ड इसका एग्जाम्पल आपको समझ में ये आना चाहिए कि अच्छा यार पर सेकंड निकलने वाला, अगर मैं यहाँ 4-5 पाइप भी लगा दूं, 3-4 लगा दूं, तो जिधर से इतना आ रहा हो, यानी कि जितने आ रहे हैं और जितने जा रहे हैं, आने वालों का सम बराबर जाने वालों का। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं पर ऐसे पाइप जा रहे हैं, मान लो इधर से आ रहा, इधर से आ रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, इधर जा रहा, तो इधर क्या है A1 V1, A2 V2, A3 V3, A4 V4, A5 V5। तो मेरे कहने का मतलब है ये इस सवाल से समझाने का कि आने वाले बराबर जाने वाले, भाई एक सेकंड में जितना पानी अंदर घुसा उतना तो पानी बाहर निकलेगा। तो उसके लिए क्या इक्वेशन बन सकती है? ये बन सकती है भाई A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस, सारे तो जा रहे और निकल कितने रहे? वो बराबर निकल ये रहे, तो A3 V3, A4 V4, A5 V5। दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेथड। तो हालांकि जरूरत इतनी ज्यादा पड़ती नहीं, तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको। तो मेनली एक सिंपल फॉर्मूला A1 V1 बराबर A2 V2 की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बट फंडामेंटल आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर। कि मान लीजिए कोई टैब है जिसमें से पानी निकल रहा है और पानी का ये जो क्षेत्रफल है, दिस इज A1 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ पानी निकल रहा है। तो आपसे बोला है कि 15 मीटर गिरने के बाद पानी कैसा आ रहा है? बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में, स्टेडी स्टेट में पानी गिर रहा है। तो आपने देखा होगा कि पानी जहां से गिरता है धीरे 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 उसकी जो आगे की जो शेप होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है। तो यहाँ पर कितना एरिया रह गया ये बताना है, और यहाँ पर वेग कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेग आते आते चेंज हो जाएगा ना। जब वेग चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर आपको इसका एरिया और बताना है कितना हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है ना। तो देखो यहाँ पर एरिया बढ़ जाए, यहाँ पर वेग बढ़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर एरिया कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, नीचे आएगी कोई वेग बढ़ेगा ना, वेग बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, उल्टा रिलेशन है। तो हमें क्या चाहिए? V2। तो V2 निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? V2 निकालने के लिए क्या मैं यहाँ पर V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS ये लगा सकता हूँ। V2 हो गया हमें निकालना, और V1 कितना है 10, 2A की वैल्यू कितनी, G की वैल्यू कितनी 10, और S कितना है बेटे 15 मीटर। तो V2 स्क्वायर बराबर 100 प्लस 300, यानी कि V2 बराबर √400। क्या V2 की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान दे
मीटर पर सेकंड है, मीटर में आ रहा सब कुछ, ठीक है। अब मुझे निकालना है A2 एरिया, तो क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है मेरे पास? यस, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। वो ये भी पूछ सकता है कि प्रति सेकंड कितना वॉल्यूम निकल रहा है, यानी कि A1V1 या A2V2 का मल्टीप्लिकेशन ही पूछ सकता है। खैर अभी मैं लगा सकता हूँ A1V1 बराबर A2V2। A1 कितना है भाई? A1 दे रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 10। A2 कितना है भाई? निकालना, और V2 तो 20 आया। वाओ। अब ध्यान दें, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन चूंकि उधर भी ऐसे ही हो रहा सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर पर सेकंड, तो यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है। बदलोगी भी तो कट जाएगी दोनों तरफ से, दोनों तरफ बदलनी पड़ेगी तो कट जाएगा, इसलिए इसमें जरूरत नहीं आप यूनिट बदले। ये मीटर पर सेकंड में, मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर पर सेकंड में, तो उधर भी ऐसे रख लो। तो ये 0 से 0 कट गई भाई। A2 बराबर 1/2 दैट इज 0.5, तो यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी। इतना एरिया आएगा। अच्छा, अगर पूछे कि रेट ऑफ फ्लो, प्रवाह की दर, क्या पूछ लिया जाए? रेट ऑफ फ्लो या फिर प्रवाह की दर पूछ ली जाए, तो वो क्या होती है? क्या वो होती है dV/dt, और ये V क्या होता है? आयतन, आयतन पर सेकंड। और क्या ये A1V1 बराबर A2V2 का होता है ना? और ये V1V2 क्या होते हैं? ये वेग होते हैं, ये वेग होते हैं। तो A1V1 इंटू A2V2 या A2, तो कोई सा भी ले लो। A1 ले लिया, मान लो A1 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन V1 की वैल्यू है कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर चूंकि ये निकालना है तो इसके लिए यूनिट एक जैसी रखनी पड़ेगी, चाहे तो ये लो चाहे ये लो। तो यहां पर V1 को क्या ले लेंगे? 10 मीटर पर सेकंड है, तो मीटर को क्या लिख लेंगे? 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहां लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्या बन गया? 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ये रेट ऑफ फ्लो हो गया। 1 सेकंड में इतने सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकल रहा होगा। ओके, चलिए, हाइड्रोडायनेमिक्स, द्रव स्थितिकी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली थ्योरम, बर्नौली की इक्वेशन, बर्नौली की समीकरण निकालना। क्योंकि आप देखोगे कि 99% अगर हाइड्रोस्टैटिक्स में सवाल आता है तो बर्नौली थ्योरम पर ही आता है। और ये एक ऐसी थ्योरम है जिससे हमें साइंस के बहुत सारे सवालों के आंसर आसानी से मिल जाएंगे। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल से बात करूँ कि जहाज कैसे उड़ता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है ना, एरोडायनेमिक्स क्या होती है, या और भी बहुत सारे सवालों के आंसर मिलेंगे। बहुत सारे न्यूमेरिकल हम यहाँ प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे, लेकिन पहले हमें उसकी इक्वेशन को ड्राइव करना है, उसको समझना है, उसको कैसे अप्लाई करना वो समझना है, उसके कैसे एप्लीकेशंस है, क्या क्या यूज है, वो हमें इसको यहाँ पर ये अच्छे से स्टडी करना है। तो आइए इसकी समीकरण लिखते हैं। ठीक है, समीकरण क्या है? समीकरण ये है कि जब हम किसी पाइप से पानी या कोई द्रव प्रवाहित करते हैं तो उसके बहते हुए द्रव के किसी भी बिंदु पर दाब का और इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा का और इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा का योग समान होता है, कांस्टेंट रहता है। ये तो थ्योरम है। क्या होता है इसका मतलब डिटेल में जानेंगे। क्या रूल है कि अगर किसी नली के अंदर कोई भी पानी या लिक्विड या कोई भी फ्लूइड बह रहा है ना, किसी ऐसी नली जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अलग अलग भी है, कहीं पे मोटी कहीं पे पतली है ना, कहीं पे ऐसा है मान लीजिएगा, कहीं पे ऐसा है, ठीक है, या मान लीजिएगा यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ज्यादा वहां पे कम, ठीक। तो अगर यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रफल भी है तो भी, तो असमान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की नली से आदर्श तरल मैंने बात की थी जिसमें कोई फ्रिक्शन ना हो, विस्कस फ्रिक्शन ना हो, यानी कि नॉन विस्कस हो, अश्यान द्रव हो, इनकम्प्रेसिबल हो, यानी कि जो कि दबाने पर उसके घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, असंपीड्य हो, या फिर दूसरा क्या बताया मैंने आपको, नियत प्रवाह के साथ स्टेडी प्रवाह, है ना, स्टेडी फ्लो हो रहा हो, ये दैट इज इंपॉर्टेंट। नियत प्रवाह के साथ वो बह रहा है, तब उस कंडीशन में है सारी ये वाली समीकरण। क्या मतलब होता है तो हम डिटेल में जानेंगे, इसको प्रूफ करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर इसको रट ले। तो दाब और इकाई आयतन की स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का योग, इनका योग जो होता है वो नियत रहता है ना, इनका योग फिक्स रहता है। तो प्रेशर तो दाब हो गया, और ये क्या है, ρgh क्या है,
अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो प्रेशर तो आपको पता है कि दाब हो गया भाई, mgh होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर मैं इसको आयतन से भाग कर दूं, अब वॉल्यूम से भाग कर दूं, वॉल्यूम से, तो ये क्या बन गया, डेंसिटी रो जी एच। तो ये क्या बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर इसको भी मैं आयतन से भाग कर दूं तो आयतन से भाग कर देने पर ये क्या बन गया, डेंसिटी, तो हाफ रो वी स्क्वायर। तो इसका और इसका योग पूरे के पूरे बहते हुए पानी के लिए हमेशा नियत रहता है। तो यही कहलाती है बर्नौली समीकरण या बर्नौली थ्योरम। ठीक है, फिर ध्यान रखें, ऐसा द्रव होना चाहिए आइडियल, उसके लिए ये समीकरण वैलिड है। और दूसरी चीज ये कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं भाई, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको, सब V1 H1 P1। और क्या कर दिया हमने इसमें, V1 के बाद दूसरा P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या है, मतलब आपने एक पॉइंट यहां लिया तो इस पॉइंट के लिए सारा कोई दूसरा पॉइंट लिया, इस पॉइंट के लिए भी ऊंचाई बदल गई। मान लो ये ऊंचाई है इसकी H1, ये इसकी वेलोसिटी है V1, ये ऊंचाई है H2, ये वेलोसिटी है यहाँ पर V2, यहाँ पे दाब P1 है, यहाँ पे दाब P2 है, डेंसिटी इसकी रो रहेगी, है ना। अगर आप कोई तीसरा पॉइंट ले लेते हो, तीसरा, तो उसकी ऊंचाई कुछ और होगी H3, वेलोसिटी होगी V3, यहाँ पे दाब होगा P3, तो तब ये फिर ये किसके बराबर। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। हो जाएगी P3 प्लस रो जी H3 प्लस हाफ रो V3 का स्क्वायर। ऐसी हर पॉइंट पर ये कांस्टेंट रहेगी, कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पर भी, है ना। इसीलिए हमने लिखा कि इन सब का योग कांस्टेंट रहता है। तो ये पहले रट लें, इसको याद कर लें, क्योंकि अब इसी पे सारी की सारा चैप्टर डिपेंड करेगा। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। ओके, चलिए बर्नौली थ्योरम के प्रूफ की बात करते हैं। बर्नौली थ्योरम का प्रूफ किस तरीके से किया जाता है उसको समझते हैं। एक असमान क्षेत्रफल की ट्यूब ले ली, है ना। इस ट्यूब में कोई द्रव या कोई लिक्विड प्रवाहित हो रहा है। यहाँ पर उसका क्षेत्रफल A1 है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी V1 है। इसका पॉइंट मास ले लिया, पॉइंट मास DM, पॉइंट मास, क्योंकि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होती है, तो पॉइंट मास ले लिया बिल्कुल जरा सा, है ना। तो DM बिल्कुल इन्फिनिटेसिमल स्मॉल मास है DM, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, DM वॉल्यूम A1 V1 इंटू dt, क्योंकि ये मान लीजिएगा ये थिकनेस कितनी होगी dx1, तो एरिया इंटू ये लेंथ कितनी होगी, वेलोसिटी इंटू dt, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी टाइम t पर ये था तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो t प्लस dt टाइम में इतना वॉल्यूम है, इतना द्रव्यमान है। अच्छा, मैंने बात की थी द्रव्यमान जितना यहाँ से आप एंटर किया किसी dt समय में, क्या उतने dt समय में यहाँ से द्रव्यमान निकलेगा। फ्लो ऐसा हो रहा है, कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि अगर पानी यहाँ से ऊपर फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे दाब ज्यादा होगा, वहां पे दाब कम होगा, तो इस दाब के कारण बल लग रहा होगा। तो इधर वाले लिक्विड के कारण एक बल लग रहा, उधर वाले लिक्विड के कारण एक बल लग रहा, तो नेट बल जो बच रहा वो उसको आगे ले जा रहा। और जब किसी बल से कोई चीज विस्थापित हो रही तो उससे क्या होगा, कार्य होगा। तो उस कार्य, इसका काम क्या होता है, कार्य का क्या काम होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हो, कार्य बराबर किसी भी बल से किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करता है ना। या उसकी ऊंचाई भी बढ़ा रहा है तो उसकी स्थिति ऊर्जा में भी परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी है, ग्रेविटी भी तो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आपके पास किसी असमान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के पाइप में कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो किसी समय t पर अगर ये द्रव यहां से यहां dt समय में चला गया, dt समय में इतना कम छोटा है कि यहाँ पे यहाँ तक वेलोसिटी को हम नियत मान सकते हैं। इसमें छोटे समय यहाँ पे वेलोसिटी सेम मान सकते हैं, बहुत छोटा है ना dt समय, है ना, तो छोटा सा पॉइंट मास है। तो इसका वॉल्यूम A1 V1 dt, उसका वहां पर वॉल्यूम A2 V2 dt। यहाँ से जो बल लगेगा वो फोर्स लगेगा P1 A1, और वहां से जो बल लगेगा P2 A2 इस तरफ लगेगा। तो इससे क्या होगा, एक कार्य होगा। उस कार्य को कहां खर्च किया जा रहा है, इसकी यहां पर वेलोसिटी V1 है, वहां पे वेलोसिटी V2, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में, इसकी गतिज ऊर्जा को चेंज करने में हो रहा है ये कार्य। और क्या इसकी ऊंचाई भी बदल दी,
यस, इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने में भी यूज हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो दाब के कारण, दाब अंतर के कारण जो वर्क हो रहा है, उस वर्क का यूज दो जगह हो रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा बदलने में और इसकी स्थितिज ऊर्जा बदलने में, है ना। तो वर्क से तो भाई ग्रेविटी का भी तो वर्क होगा ना, तो ग्रेविटी का काम तो कहां खर्च होता है, ग्रेविटी का काम तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पोजीशन बदलने में खर्च होता है, तो ग्रेविटी का काम तो स्थितिज ऊर्जा में आ गया, है ना। तो यहां पर काइनेटिक ऊर्जा बदल रही है इस वाले वर्क से, तो हमें इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं से तो कोई तो ऊर्जा है जो उसको नीचे से भी ऊपर फ्लो करवा रही है ना, तो वही तो ऊर्जा की बात करनी है यहां पर। इसलिए या बेसिकली हम इसको रियलिटी में एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। बर्नौली थ्योरम किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है ये, यानी कि ऊर्जा संरक्षित रहती है ना। लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन मत कह देना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं, कौन सी एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण केवल, ठीक है। तो यहां पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। ऊर्जा, कार्य ऊर्जा परमेय, तो कार्य ऊर्जा परमेय क्या है भाई, कार्य ऊर्जा परमेय यह है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क किस किस कार्य से हो रहा, कौन कौन से बल है, एक तो यहां पर ये प्रेशर डिफरेंस के कारण वर्क आ रहा, और एक ग्रेविटी का वर्क, ग्रेविटी का वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ले गए। क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, क्या मैं ये लिख सकता हूं के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण है, ग्रेविटी के वर्क के कारण, ठीक। तो यहां पे किसका वर्क बचेगा, सिर्फ प्रेशर डिफरेंस का जो वर्क होगा उसके कारण। अब ध्यान दे कि मान लीजिएगा अगर ये ब्लॉक कोई भी है, इस पे मान लीजिएगा एक बल इधर लग रहा है F1, एक बल इधर लग रहा है F2, ये कितना है P1 A1, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्या है बेटे P2 है, तो प्रेशर क्या है P2 है। तो जब ये प्रेशर P2 हुआ तो यहां से प्रेशर के P2 हो जाने पर ये छोटा सा वॉल्यूम ले लो, आप चाहो तो dV वॉल्यूम ले सकते हैं, छोटा सा वॉल्यूम dV। तो ये छोटा सा वॉल्यूम यहां से वहां पहुंचा dt समय में, तो dt समय में जो वॉल्यूम पहुंचा तो उसका जो वर्क है कितना वर्क होगा, यानी कि ये मान लीजिएगा विस्थापित हुआ dx, इधर चला गया dx विस्थापन हुआ इसका, इधर से फोर्स लगा, तो इधर से फोर्स लगा P2A2, तो सोचो इधर से इसका वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका तो वर्क क्या होगा F1 dx, पॉजिटिव वर्क होगा। इसका वर्क क्या होगा F2 dx, है ना, तो इसका वर्क क्या होगा नेगेटिव, इसका वर्क नेगेटिव होगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई ये आपका A1D1 P1 A1 फोर्स से वर्क हुआ, ये P2 A2 फोर्स से वर्क हुआ, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है तो इस डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, पार्टिकल तो उधर जा रहे, ये फोर्स इधर लगेगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दाब हमने P2 लिया तो इस सरफेस पर बल की दिशा तो इधर आएगी, तो इसका मतलब और जा उधर रहा तो उसका वर्क नेगेटिव, इसका वर्क पॉजिटिव। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि भाई F1 इंटू dx माइनस F2 इंटू dx बराबर कितना, के फाइनल हाफ, इसका मास dm ले लिया, dm v2 स्क्वायर प्लस इसकी ऊंचाई dmgh माइनस हाफ dm v1 स्क्वायर माइनस dgm h2। ये देखो पहले तो ध्यान से ये समझे, क्या हम ये लिख पाने में ये समझ में आ गया, तो इसको क्या लिखेंगे P1 A1 P1 A1 dx, है ना। आप चाहो तो उसको dx1 dx2 भी लिख सकते हो, है ना, dx1 dx2 भी लिख सकते हो, तो dx1 और ये P2 A2 dx2, ये क्या बना dx1 v dt
v1 dt, v2 dt। तो ये वॉल्यूम ही तो है। और क्या वॉल्यूम सेम होगा dt टाइम में? भाई dt टाइम में वॉल्यूम तो सेम ही होगा भाई। ये वॉल्यूम a1 v1 dt या फिर ये वॉल्यूम a2 v2 dt, ये तो सेम ही आएगा ना भाई। वॉल्यूम तो सेम ही आया v1 को या v2 को, क्योंकि dt तो सेम है, ये अपना पहले से बराबर था। ध्यान दे इस चीज को, ठीक। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ, ये तो समझाने के लिए था आपको, ठीक। तो ये क्या बनेगा, P1 dV P2 dV। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम है ना। ये देखो आयतन, अगर आप इतना लिख पाने में सफल हुए, dm को क्या लिख सकते हैं, रो dV v2 स्क्वायर प्लस dm को रो dV gh माइनस रो dV v1 स्क्वायर, और ये माइनस के रो dV gh। तो यहां पर आया, इसमें से हाफ और dV कॉमन, dV कॉमन लिया तो क्या बच गया, अच्छा हाफ भी नहीं, dV कॉमन लिया तो ये बच गया हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो gh माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस रो gh2 h1 h2। क्लियर यहां तक? पहले यहां तक चेक कर लेगी क्या कोई डाउट? तो dv से dv उड़ जाएगा, क्योंकि एक सेकंड में dt टाइम में जितना वॉल्यूम एंटर किया उतना वॉल्यूम बाहर निकल गया, क्योंकि डेंसिटी सेम है। तो यहां पर बन गया P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 2 ये 1, 2 ये 1, सॉरी है ना, सही कर लेंगे इसको। ये 2 आएगा, ये 1, ये 2 ये 1, क्योंकि 2 वाला पहला है ना, फाइनल तो यही है ना। और ये रो gh2 माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर माइनस रो gh1। अब इसको देखो ध्यान से, P1 वाले 1 वाले एक तरफ कर लो, तो P1 प्लस रो gh1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस रो gh2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। क्या इसको लिख सकते हैं, चूंकि सब 1 1 1 2 2 2 ऐसे 3 3 वाला आएंगे, 4 4 वाला आएंगे, तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि P प्लस रो g प्लस हाफ रो v स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये अपनी बन गई बर्नौली थ्योरम, ये प्रूफ है। और ये क्या है, बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। मैकेनिकल एनर्जी मत कहना, क्योंकि यहां पे हमने वर्क लिया, मैकेनिकल एनर्जी मत बोल देना, इसको वर्क बोल देना, ठीक है। समझ में आ गई इतनी बात? भाई ये वाला जो है डिस्प्लेस हुआ, मान लो dx1, ये है dx2, है ना। तो फोर्स के वर्क निकाल करके जितना वर्क आया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके ये प्रूफ हो गया। अब इसके ऊपर बहुत सवाल करने वाले हैं, तो ये आपको अच्छे से प्रूफ इसका समझ में आना चाहिए और फॉर्मूला भी रटना है। इस बात में, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखें कि मान लो दोनों हाइट समान आ गई, अगर दोनों हाइट सेम आ गई तो क्या दोनों हाइट सेम आने पे कट जाएगा? जब हाइट सेम होगी तब ये वाला टर्म उड़ जाएगा। तो फिर P प्लस हाफ रो v स्क्वायर भी काम करेगा अगर हाइट सेम है ना, क्योंकि फिर डिफरेंस तो खत्म हो जाएगा ना, कट जाएगा ना, फिर उसी लेवल पे 0 मान लो। या फिर हाइट तो दे रखी है अलग अलग, लेकिन वेलोसिटी सेम दे रखी, तो फिर ये वाला उड़ जाएगा दोनों तरफ से,
फिर केवल P प्लस रो GH1 P2 प्लस रो GH2 हो जाएगा। तो वो खैर उसके ऊपर हम बहुत सारे सवालों को करेंगे, उसमें आपको इसको कन्वर्ट करके यूज करके देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसको आपको अभी रट लेना है, ओके। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।